Hello everyone, this is Vinita Sharma. You all are welcome in Economic Shala. Today we are going to discuss 20 lakh crore economic relief package analysis. कोविड-19 की वजह से जैसा कि आप सब जानते हैं इकॉनमी स्लो डाउन को फेस कर रही है, रिसेशन है, लोग नौकरी पे नहीं जा पा रहे, कुछ के बिजनेस या जो है वो बंद पड़े हैं। इसी से कोप अप करने के लिए हमारी जो गवर्नमेंट है उसने 20 लाख करोड़ का एक रिलीफ पैकेज जारी किया है। तो ये एक स्टिमुलस पैकेज है। आइए देखते हैं स्टिमुलस पैकेज इज अ नंबर ऑफ इंसेंटिव्स एंड टैक्स रिबेट्स ऑफर बाय अ गवर्नमेंट। ये क्या होता है कि स्टिमुलस पैकेज के अंदर हमें नंबर ऑफ इंसेंटिव्स मिलते हैं, टैक्स रिबेट्स मिलते हैं गवर्नमेंट के थ्रू, ताकि हमारी स्पेंडिंग्स को बूस्ट अप किया जा सके और जो इकॉनमी स्लो डाउन या रिसेशन को फेस कर रही है उससे बाहर निकल सके। तो ये दो टाइप के हो सकते हैं, मॉनेटरी स्टिमुलस एंड फिस्कल स्टिमुलस। ये जो प्रिंसिपल है ये केन्जियन इकोनॉमिक्स ने दिया था। तो इसके अंदर ये क्या करता है कि एग्रीगेट डिमांड को बढ़ाया जाता है, किसके थ्रू? लोगों के पास लिक्विडिटी इन्फ्यूज़ करके, उनके कंज्यूमर स्पेंडिंग बढ़ा के, एम्प्लॉयमेंट दे के, ताकि इकॉनमी वापस से रिवाइव कर सके। तो मॉनेटरी स्टिमुलस की बात जहाँ आएगी वहाँ पे आरबीआई का नाम आएगा, एंड फिस्कल स्टिमुलस की बात आएगी वहाँ गवर्नमेंट का नाम आएगा। तो मॉनेटरी स्टिमुलस इन्वॉल्व्स कटिंग इंटरेस्ट रेट। इसमें क्या किया जाता है कि इंटरेस्ट रेट को कम कर दिया जाता है टू स्टिमुलेट द इकॉनमी। When interest rates are cut, there is a more incentive for people to borrow as the cost of borrowing is reduced. जैसे इंटरेस्ट रेट कम होगी तो कॉस्ट ऑफ बोरोइंग रिड्यूस हो जाएगी, लोगों के पास ज़्यादा पैसा आएगा, इजी रेट पे लोन लेंगे, तो वापस से मार्केट में पैसा आने लगेगा, इकॉनमी रिवाइव करेगी। फिस्कल स्टिमुलस की बात आती है, वहाँ पे हमारी गवर्नमेंट का नाम आएगा। जैसे ही गवर्नमेंट का नाम आता है तो टैक्सेस रिड्यूस करेंगी, वो अपनी स्पेंडिंग बढ़ाएगी ताकि लोगों की डिस्पोजेबल इनकम बढ़ सके और इकॉनमी ग्रोथ कर सके। India's rupees 20 lakh crore COVID relief package, one among the largest in the world, which is massive amount. Our Prime Minister Narendra Modi on 12th May 2020 at 8:20 p.m. that is at 2020 announced by the 20 lakh crore economic stimulus package for India. This package is equivalent to 10% of India's GDP. After this, our Finance Minister Nirmala Sitharaman announced the details of the package part by part over the next 5 days, 13 मई से लेकर 17 मई तक। इसके अंदर 8 करोड़ रुपए तो हमारे आरबीआई ने ही दे दिए थे। 8 लाख करोड़ रुपीज़ आउट ऑफ 20 लाख करोड़ इज़ अ लिक्विडिटी इन्फ्यूजन बाय आरबीआई। और भी जो कंट्रीज थी उन्होंने भी अपनी इकॉनमी को रिवाइव करने के लिए पैकेज निकाले थे। $2 ट्रिलियन का निकाला था यूएसए ने, और जर्मनी ने निकाला $190 बिलियन का। बट इनमें डिफरेंस यही था कि इनका फिस्कल स्टिमुलस पैकेज था ये, और हमारा मॉनेटरी और फिस्कल दोनों है। तो इस स्टिमुलस पैकेज के अंदर पहले भी कुछ अर्लियर मेजर्स लिए गए थे, वो भी इसके अंदर इंक्लूड करे गए हैं। सो रेवेन्यू लॉस ड्यू टू द टैक्स कंसेशन सिंस मार्च 22, 2020। जो हमारे लॉकडाउन हुआ था तब हमें जो टैक्स कंसेशन दिए थे उसके लिए कितना अमाउंट रखा? 7,800 करोड़। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज के अंदर 1,70,000 करोड़ पहले ही हमारे मोदी जी ने एड्रेस किया था जब उसमें बताया था। पीएम अनाउंसमेंट फॉर द हेल्थ सेक्टर के लिए भी स्टेट गवर्नमेंट्स को पैसा दिया गया था, और भी पीपीई किट्स के लिए पैसा दिया, आईसीयूज बनाने के लिए। तो इसके लिए अमाउंट रखा गया था 15,000 करोड़। तो इसका टोटल अमाउंट हुआ था 1,92,800 करोड़। तो ये हमारा अर्लियर मेजर था, उसको भी 20 लाख करोड़ का जो पैकेज है उसी में शामिल किया गया। तो इसका समरी हम देख लेते हैं, समरी ऑफ आत्मनिर्भर पैकेज। इसमें आरबीआई मेजर में हमारा लगभग 8 करोड़ लिया गया था, 8 लाख करोड़ का पैकेज जारी किया। अर्लियर मेजर्स में हमारा 1,92,800 करोड़ का था। पार्ट 1 में खर्चा हुआ था 5,94,550 करोड़ का बताया। पार्ट 2 में 3,10,000 करोड़ का। पार्ट 3 में 1,50,000 करोड़ का। एंड पार्ट 4 और 5 कंबाइंड उन्होंने बताया 48,100 करोड़ का। तो टोटल अमाउंट इसका हो गया 20,97,053 रुपीज़। तो ये हमारा समरी है इसके पैकेज का। नाउ इकोनॉमिक स्टिमुलस पैकेज की डिटेल देख लेते हैं हम। 20 लाख करोड़ की जिसमें फर्स्ट हमारा प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज, बहुत ही बड़ा अमाउंट दिया गया था। 1.70 लाख करोड़ रिलीफ पैकेज दिया गया था, जो डायरेक्टली बेनिफिट था। ये एक फिस्कल मेजर था, फिस्कल स्टिमुलस पैकेज के अंदर आता है, क्योंकि इसमें गवर्नमेंट की जेब से निकला था पैसा। तो इसमें इंश्योरेंस कवर दिया गया था 50 लाख पर हेल्थ वर्कर पे, 1 kg पल्सेस, 5 kg राइस एंड 5 kg वीट फॉर ईच हाउस होल्ड दिया गया था फॉर नेक्स्ट 3 मंथ्स तक के लिए। 20 करोड़ वुमेन जो जिनके जनधन योजना में अकाउंट थे उनके डायरेक्टली 500 रुपीज़ डाले गए पर मंथ फॉर नेक्स्ट 3 मंथ्स तक डाले जाएंगे। गैस सिलेंडर्स दिए गए फ्री ऑफ कॉस्ट उनको, जिससे हमारी 8 करोड़ पुअर फैमिलीज़
प्रॉफिटेबल हुई है, प्रॉफिट बेनिफिट मिला उनको, और ये नेक्स्ट 3 मंथ्स तक और मिलेगा। इंक्रीज़ इन मनरेगा वेजेस पहले 182 था, अब उसको 202 कर दिया गया है, तो इससे 13.62 करोड़ फैमिलीज बेनिफिट मिला है। और इसके अलावा 1000 रुपीज़ जो 3 करोड़ पुअर सीनियर सिटीज़न है, पुअर विडोज़ है, पुअर दिव्यांग है, उनके उसमें डाला गया है। ये भी एक डायरेक्ट बेनिफिट में इंक्लूड। पार्ट 1 में बेसिकली फोकस किया गया था MSMEs, बिजनेसेस, टैक्सेस एंड NBFCs के। सो इसमें इमरजेंसी वर्किंग फैसिलिटी फॉर बिजनेस इंक्लूडिंग MSME के लिए अमाउंट रखा गया 3 लाख करोड़ का। तो ₹3 लाख करोड़ कोलेट्रल फ्री ऑटोमेटिक लोन्स दिए गए थे बिजनेस इंक्लूडिंग MSMEs। ये स्कीम अवेल की जा सकती थी टिल 31 अक्टूबर 2020 तक। इसमें कोई गारंटी फीस नहीं थी, जो भी गारंटी थी वो हमारी टोटली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बियर करेगी। इसमें नो फ्रेश कोलेट्रल की ज़रूरत थी, और ये अवेलेबल थी जिनका टर्नओवर 25 करोड़ से लेकर 100 करोड़ तक का था। नाउ सब ऑर्डिनेट डेप्ट फॉर स्ट्रेस्ड MSME। स्ट्रेस MSMEs कौन सी थी? जो हमारी लॉस में चल रही नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स की तरह थी। ये क्या होते हैं MSMEs? माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस। तो इसके लिए अमाउंट रखा गया 20,000, और इसका जो भी डेप्ट था विल बी गिवन बाय बैंक्स। नाउ फंड्स फॉर MSMEs, इसके अंदर कितना अमाउंट रखा गया? 50,000। इट्स ऑल्सो अ मैसिव अमाउंट, ₹50,000 करोड़ इक्विटी इन्फ्यूजन फॉर MSMEs थ्रू फंड ऑफ फंड्स। तो कौन कौन से थे इसमें? डॉटर फंड और मदर फंड्स दो काम में लिए गए थे। मदर फंड के अंदर हमारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उठाई थी, डॉटर फंड्स में सम अदर ऑर्गेनाइजेशन एंड स्टेट गवर्नमेंट्स थी। सो ताकि जिन MSME में ग्रोथ पोटेंशियल है तो उनकी हेल्प करने के लिए था, ताकि वो अपना जो MSME का साइज़ है वो एक्सपेंड कर सके और कैपेसिटी बढ़ा सके। EPF सपोर्ट फॉर बिजनेस एंड वर्कर, इसके लिए अमाउंट रखा गया 2,800। तो 2,800 इसलिए रखा गया। ये EPF क्या होता है पहले ये जान लेते हैं। EPF है हमारा एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड। तो इसके अंदर था कि इसका जो टेन्योर था वो बढ़ा दिया गया था, एक्सटेंड कर दिया गया था 3 मंथ्स के लिए। तो ये जून, जुलाई और अगस्त थे ये 3 मंथ्स। तो दिस विल प्रोवाइड लिक्विडिटी रिलीफ ऑफ ₹2,500 करोड़ टू 3.67 लाख एस्टैब्लिशमेंट फॉर द 72.22 लाख एम्प्लॉयज़। इसके अंदर क्या करा? 12% ऑफ एम्प्लॉयर और 12% ऑफ एम्प्लॉय का जो कॉन्ट्रीब्यूशन है वो हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बेयर करेगी। नाउ EPF रिडक्शन, इसमें जो रिडक्शन किया गया EPF रेट्स के अंदर वो था 6,750 करोड़ का। तो EPF कॉन्ट्रीब्यूशन रिड्यूस्ड फॉर बिजनेस एंड वर्कर्स फॉर 3 मंथ्स। तो इसके लिए ये लिक्विडिटी सपोर्ट था डायरेक्टली हमारा। तो पहले 12% देना पड़ रहा था, अब वो 10% कर दिया गया। तो ये किसके द्वारा रेगुलेट किया जाता है? EPFO के द्वारा। इसका हेडक्वार्टर हमारा दिल्ली के अंदर। तो ये स्कीम एप्लीकेबल का है कौन से वर्कर्स के लिए? फॉर वर्कर्स हु आर नॉट एलिजिबल फॉर 24 EPF सपोर्ट अंडर PM गरीब कल्याण पैकेज एंड इट्स एक्सटेंशन। तो दिस विल प्रोवाइड liquidity of ₹6,750 करोड़ टू एम्प्लॉयर्स एंड एम्प्लॉयज़ ओवर 3 मंथ्स। फिर उसके बाद हमारा 30,000 करोड़ स्पेशल लिक्विडिटी स्कीम दी थी हमारी NBFCs एंड HCF, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉरपोरेशन एंड हाउसिंग कॉरपोरेशन एंड ये माइक्रो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, इनके लिए। तो ये डिफ़िकल्ट था इनके लिए मनी रेज करना इन डेप्ट मार्केट। सो इनके जो भी डेप्ट पेपर्स होते हैं, जो बॉन्ड एंड शेयर के जो हैं, वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया खरीद लेंगी। तो इसके लिए अमाउंट रखा गया 30,000 का। तो ये सिक्योरिटीज़ विल बी फुली गारंटीड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। नाउ 45,000 करोड़ का पार्शियल क्रेडिट गारंटी स्कीम चलाई गई थी 2.0 फॉर NBFCs। कितना अमाउंट रखा गया था? 45,000। तो इसके अंदर था जो पहला फर्स्ट 20% जो लॉस होगा वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बेयर करेगी। नाउ लिक्विडिटी इंजेक्शंस फॉर डिस्कॉम्स क्या होता है? हमारा डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज, जो भी इलेक्ट्रिसिटी और ये, तो इनका जो लॉस हो रहा था, लोगों के पास सैलरी नहीं आ रही थी, तो इनका लॉस इन डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज को बेयर करना पड़ रहा था। तो इसके लिए क्या करा हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कि 90,000 का अमाउंट रखा कि वो बेयर कर लेगी 2 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स के अंदर। नाउ रिडक्शन इन TDS एंड TCS रेट्स किया गया, उसके लिए अमाउंट रखा गया हमारा 50,000 का। तो ये टोटल अमाउंट कितना था? 5,94,550 रुपीज़ का। नाउ अदर मेजर्स भी देख लेते हैं हम कुछ और भी कि ₹3 लाख करोड़ का। तो ये मैंने डिटेलिंग बता दी आपकी, जो ऊपर मैंने पार्ट 1 में डिस्कस किया था।
उसका सारा लिखा हुआ है। एक एक्स्ट्रा और है, रिलीफ दिया था कॉन्ट्रैक्टर्स को जिसमें एक्सटेंशन कर दिया था अप टू 6 मंथ, तो कोई भी कॉस्ट नहीं लगेगी और वो सारा बियर किया जाएगा हमारी सेंट्रल एजेंसीज लाइक रेलवेज, मिनिस्ट्री, रोड ट्रांसपोर्ट, ये है। तो इसमें कंस्ट्रक्शन में वर्क एंड गुड्स एंड सर्विसेज कॉन्ट्रैक्ट्स आएंगे और गवर्नमेंट एजेंसी पार्शली रिलीज करेगी बैंक गारंटीज का और एक्सटेंड कर दिया है ये ताकि कैश फ्लो ईज हो जाए। नाउ अदर मेजर, एक्सटेंडिंग कर दिया गया जो हमारी इनकम टैक्स रिटर्न की तो जून 30, 2020 तक, और जो जीएसटी फिलिंग के जो रिटर्न्स थे उसकी भी डेट बढ़ा दी गई। ड्यू डेट ऑफ ऑल इनकम टैक्स रिटर्न उनकी भी डेट बढ़ा के 31 जुलाई 2020 कर दी गई। ये विवाद से विश्वास तक के अंदर स्कीम के अंदर करा गया। मेजर्स टेकन बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, उन्होंने रिडक्शन किया था कैश रिजर्व रेशो में, रेपो रेट, रिजर्व रेपो रेट में, बट जो सीआरआर में जो उन्होंने रिडक्शन किया था उसका रिजल्ट निकला लिक्विडिटी इनहेंस हो गई थी 1,37,000 करोड़ तक। Moratorium of 3 months on payment of installment and payment of interest on working capital facility in respect of all term loans. And government agency to partially release bank guarantee to the extent contracts are partially completed to ease the cash flow. मैंने इसको पहले बता ही दिया था। एंड ₹50,000 करोड़ लिक्विडिटी थ्रू TDS एंड TCS रेट रिडक्शन, इसको भी हम डिस्कस करते हैं। नाउ MSME की जो डेफिनेशन थी वो रिवाइज कर दी गई थी। So definition of MSME will be revised, investment limit थी will be revised upwards, additional criteria of turnover also being introduced, नया additional criteria introduce किया गया था turnover का। जो distinction था between manufacturing and services sector का to भी वो eliminate कर दिया गया, और कुछ necessary amendments किए गए to law to will be कि ये वापस रिवाइज किया जा सके। तो इसके अंदर पहले क्लासिफिकेशन का क्राइटेरिया था हमारा इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी और इक्विपमेंट्स, तो अब इसको चेंज करके क्या कर दिया गया, कॉम्पोजिट क्राइटेरिया क्या है, इन्वेस्टमेंट एंड एनुअल टर्नओवर। तो पहले हमारा इन्वेस्टमेंट 25 लाख और तो वो इस माइक्रो के अंदर आता था, और सर्विस एंटरप्राइजेस के ₹10 लाख का। अब नया क्या हो गया हमारा कि मैन्युफैक्चरिंग या सर्विसेज का रखा है इन्होंने जिसमें इन्वेस्टमेंट और टर्नओवर लिया है। तो 1 करोड़ एंड 5 करोड़ के जो बिलो है वो हमारा माइक्रो में आएगा, जिनका इन्वेस्टमेंट 10 करोड़ से बिलो एंड टर्नओवर 50 करोड़ से बिलो है तो वो हमारा स्मॉल के अंदर आएगा। मीडियम में हमारा इन्वेस्टमेंट जिनका 20 करोड़ एंड टर्नओवर 100 करोड़ से कम है तो वो मीडियम एंटरप्राइजेस के अंदर। जो सेकंड ट्रांच था उस पर हमारे फोकस था पुअर्स पे एंड माइग्रेंट्स के ऊपर। तो इसके अंदर फ्री फूड ग्रेन सप्लाई टू माइग्रेंट वर्कर्स फॉर 2 मंथ्स, इसके लिए अमाउंट रखा गया 3,500। तो ये फिजिकल मेजर था जिसके अंदर 8 करोड़ माइग्रेंट्स डायरेक्टली बेनिफिट हुए थे, एक्सपेक्टेड थे कि वो उनको बेनिफिट मिला होगा। तो इसमें हमारी स्टेट गवर्नमेंट को गाइडलाइन दी गई थी कि वो उनको आइडेंटिफाई करे और उसके बाद उनको डिस्ट्रीब्यूट करे। एंड इंटरेस्ट सबवेंशन फॉर मुद्रा शिशु लोन्स के लिए हमारा रखा गया 1,500 करोड़। तो स्मॉल बिजनेसेस अंडर मुद्रा हैव बीन डिस्टर्बटेड द मोस्ट, जो सबसे ज़्यादा झटका लगा था जो हमारे स्मॉल बिजनेसेस थे, तो उनकी कैपेसिटी बढ़ाने के लिए इनके लिए अमाउंट रखा गया 1,500। तो हमारे मुद्रा जो स्कीम चलती थी उसमें शिशु, तरुण एंड किशोर लोन होते थे, तो इसमें शिशु लोन के लिए रखा गया था 1,500 करोड़ का। नाउ स्पेशल क्रेडिट फैसिलिटी टू स्ट्रीट वेंडर्स के लिए दी गई, एक ₹5,000 का इसके लिए अमाउंट रखा गया। तो इनके ऊपर क्या हुआ, बहुत ही बुरा एडवर्स इम्पैक्ट पड़ा था इनकी लाइवलीहुड के ऊपर कि इनको बेचारों को इनके रोज़मर्रा का जीवन भी मुश्किल हो गया था। तो गवर्नमेंट ने क्या करा, एक स्पेशल स्कीम लॉन्च की विद इन अ मंथ टू फैसिलिटेट ईजी एक्सेस टू क्रेडिट टू स्ट्रीट वेंडर्स। उसके लिए उन्होंने अमाउंट रखा 5,000 का। तो ये से नियरली सपोर्ट मिला 50 लाख स्ट्रीट वेंडर्स को। नाउ हाउसिंग क्लास में के लिए हमारा अमाउंट रखा 70,000 का, और एडिशनल इमरजेंसी वर्किंग कैपिटल थ्रू नाबार्ड दी गई 30,000, और क्रेडिट जो एडिशनल क्रेडिट थ्रू KCC किसान क्रेडिट कार्ड है उसके लिए अमाउंट रखा गया 2 लाख करोड़ का। इट इज़ ऑल्सो अ मैसिव अमाउंट जिसके तहत काफ़ी सारे हमारे जो किसान थे वो इससे फ़ायदे में, इससे उनको बेनिफिट मिला। तो ये था हमारा सेकेंड। थर्ड ट्रांच के अंदर हमारा फोकस किया गया था एग्रीकल्चर पे। तो इसमें फूड माइक्रो एंटरप्राइजेस के लिए अमाउंट रखा गया था 10,000 का। सो ₹10,000 करोड़ स्कीम फॉर फॉर्मलाइजेशन ऑफ माइक्रो फूड एंटरप्राइजेस। इसके ये जो विजन था हमारा PM का, वोकल फॉर लोकल विद ग्लोबल आउटरीच, इसके अंदर जो हमारे लोकल जो फार्मर्स थे उनके लिए ताकि उनको सपोर्ट मिल सके। तो अ स्कीम विल बी लॉन्च टू हेल्प 2 लाख MFMEs
सो इसमें किस किस को सपोर्ट मिलने वाला था? एग्जिस्टिंग माइक्रो फूड एंटरप्राइजेस, फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन एंड सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, ताकि उनको सपोर्ट मिल सके। नाउ प्रधानमंत्री मत्स्य योजना, उसके लिए भी हमारा अमाउंट रखा गया 20,000 का। और टॉप टू टोटल में क्या था? टी से टोमेटो, ओ से अनियन, पी से पोटैटो थे। तो इसके अंदर जो ऑपरेशन ग्रीन था, इसके अंदर ये था, इसके लिए 500 करोड़ का अमाउंट रखा गया। एग्री इंफ्रास्ट्रक्चर फंड के लिए 1 लाख करोड़ का अमाउंट रखा गया। इट्स ऑल्सो ह्यूज अमाउंट। तो इसके अंदर हमारे देन एनिमल हस्बेंड्री इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड के लिए 15,000 का रखा गया। प्रमोशन फॉर हर्बल कल्टीवेशन, इसके अंदर क्या था? जो हमारी गंगा रिवर है उसके पूरे दोनों साइड पे हर्बल जो प्लांट्स होते हैं उसके लिए अमाउंट रखा गया 4,000 की हर्बल कल्टीवेशन किया जा सके। बी कीपिंग इनिशिएटिव के लिए 500 करोड़ का अमाउंट रखा गया। सो ट्रांच 4 और 5 को हमने कंबाइन कर दिया है। इसके अंदर 4th एंड जो 5th था उसमें मेन फोकस किया गया था। 4th में तो कोल, मिनरल, एयर, एटॉमिक एनर्जी, एयरपोर्ट, डिफेंस एंड डेवलपमेंट को जो फास्टन करने वाले, एंड 5th में ईज ऑफ डूइंग एजुकेशन, इनसे रिलेटेड हमारे लेके बात हुई थी। तो वायबिलिटी गैप फंडिंग, अब ये वायबिलिटी गैप फंडिंग क्या होती है? वायबिलिटी का लिटरली मीन क्या होता है? हमारा सर्वाइव सक्सेसफुली। लेकिन VGF क्या है? हमारे एक इकोनॉमिक इंस्ट्रूमेंट है या स्कीम है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लॉन्च किया था इन 2004 विद द मोटिव ऑफ सपोर्टिंग प्रोजेक्ट्स विद कम अंडर पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। जी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के अंदर आते हैं, उसके अंदर कि उनको सपोर्ट करे प्रोजेक्ट को। तो अभी जो हमारा कंसर्न सेक्टर है वो हेल्थ सेक्टर है, तो उसके लिए कितना अमाउंट रखा गया? 8,100 करोड़ का। तो पहले इसका गवर्नमेंट का इसमें स्टेक होता है 20% का, जो उसने बढ़ाकर अभी 30% कर दिया है। बाकी प्राइवेट सेक्टर अपना पैसा लगाते हैं। एंड एडिशनल मनरेगा एलोकेशन का अमाउंट रखा गया है 40,000, जबकि मनरेगा में पहले हमारा बजट के अंदर रखा गया था 61,000 करोड़ का, और अभी 40,000 की एडिशनल फंडिंग हो गई है। तो ये टोटल 1 लाख तक पहुंच जाएगा, तो जो कि बहुत ही डायरेक्ट बेनिफिट है। जो हमारे माइग्रेंट्स है जो अपने गांव को लौट रहे हैं, तो उन्हें वहाँ जाके काम मिल जाएगा, तो इट्स अ डायरेक्ट बेनिफिट। और एडिशनल हम बात कर लेते हैं कि इसके अंदर कोल को कमर्शलाइज किया गया, माइनिंग की कमर्शियल माइनिंग की इजाज़त दी गई। अब कोई भी कोल माइनिंग जो लिमिटेड है उन माइंस को प्राइवेट सेक्टर को दी जाएगी। और जो हमारा ईज़ ऑफ डूइंग है उसके ऊपर भी ध्यान दिया गया है। और जो हमारा डिफेंस सेक्टर है उसको मेक इन इंडिया पे जोर दिया गया है। FDI की जो लिमिट है वो 49% को बढ़ाकर 74% कर दी गई है। और मोर वर्ल्ड जो क्लास एयरपोर्ट्स है थ्रू PPP यानी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप बेसिस पर जोर दिया गया है। और जो हमारे एयरक्राफ्ट्स हैं वो भी हब यहाँ मेक इन इंडिया पे जोर दिया जाए कि वो यहीं उनकी रिपेयरिंग हो जाए। तो ये सब हमारी एडिशनल नॉलेज थी जो मैंने इसके अंदर आपको बता दी है। सो ये था हमारा आज का एनालिसिस, जो हमारा 20 लाख करोड़ का जो रिलीफ पैकेज था उसको हमने ब्रेक डाउन करके पढ़ा, उसकी डिटेलिंग ली। तो इसके अंदर हमें पता लगा कि फिस्कल जो मेजर्स थे वो तो कम दिए गए हैं, डायरेक्ट बेनिफिट कम मिले हैं लोगों को, और जो मॉनेटरी मेजर्स हैं वो ज़्यादा लिए गए हैं। तो इसका मतलब साफ साफ पता चल रहा है कि गवर्नमेंट चाहती है कि वो अपना फिस्कल डेफिसिट नहीं बढ़ाए, ताकि उनकी इंटरनेशनली जो रेटिंग है वो गिरे नहीं। अभी लॉकडाउन की वजह से वैसे भी हमारी इंटरनेशनल रेटिंग गिर चुकी है। हमें मूडी एंड फिच ने जंग से जस्ट एक पायदान ऊपर रखा है। करंटली हमारी स्थिति यही है। और अगर गवर्नमेंट ने ये किया है कि उन्होंने मॉनेटरी मेजर्स अपना के, ताकि लोग एम्प्लॉयड हो, ज़्यादा से ज़्यादा उद्योग धंधों को प्रोत्साहन मिले, इसी वजह से उन्होंने मॉनेटरी मेजर्स ज़्यादा लिए हैं। सो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। एंड आपके कोई भी ओपिनियन है तो और कोई भी फीडबैक है तो प्लीज़ गाइस कमेंट सेक्शन बॉक्स में डालना ना भूलिएगा। थैंक यू गाइस फॉर लिसनिंग मी। हैव अ नाइस डे। बाय बाय।